साबिक DGISI फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। ISPR का कहना है कि फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये अमल 15 माह तक जारी रहा। मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात पर कार्रवाई की गई। इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और शहरियों को नाजायज़ नुकसान पहुंचाना शामिल है। ISPR का कहना है कि तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार पाया। अदालत की जानिब से दी गई सजा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। PTI हुकूमत ने 2019 में फैज़ हमीद को ISI का सरबराह मुकर्रर किया और वो 2 साल से ज़ायद अरसे के लिए इस ओहदे पर रहे। ताहम इस ओहदे पर फायज होने से पहले ही फैज़ हमीद मुतनाज़े हो चुके थे। 2017 के फैज़ाबाद धरने में भी उनका मुतनाज़े किरदार सामने आया। हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदे के आखिर में बविसातत मेजर जनरल फैज़ हमीद लिखा गया था। इसी तरह काबुल में तालिबान की आमद के बाद फैज़ हमीद ने जिस तरह अफगानिस्तान का दौरा किया, चाय की कप के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर आई जिस पर दुनिया भर में शदीद तनकीद हुई, उसी दौर में ये इल्ज़ाम सामने आने लगे कि फैज़ हमीद रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो रियासती पॉलिसियों के मुतवाज़ी अपनी पॉलिसियां दे रहे हैं। पाकिस्तान से भागे दहशतगर्दों को वापस लाने की पॉलिसी भी इसी की एक मिसाल है। फैज़ हमीद को 12 अगस्त 2024 को फौजी तहवील में लिया गया था और उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ था। फैज़ हमीद की सजा के साथ ही फौज के अंदर आला रैंक तक पहुंचने वाले ऑफिसर के एहतसाब और तवील कोर्ट मार्शल के बाद रियासती निज़ाम पर गहरे असरात मुरतब होने के इम्कानात शिद्दत से ज़ेरे बहस हैं। ये इक़दाम न सिर्फ अस्करी इदारे की अंदरूनी सफाई का ऐलान है बल्कि सियासी, इंतजामी और अदालती शोबों के लिए भी एक ऐसी बेमिसाल नज़ीर बन गया है जो उन पर इसी सतह की जुर्रतमंदाना खुद एहतसाबी का मॉडल भी बन सकता है। ताकत के सबसे मुनज़्ज़म सुतून की जानिब से किए जाने वाला ये इक़दाम दरअसल बाकी इदारों के लिए आईना दिखाता है। गोया रियासत के दीगर इदारों से भी अब ये तवक्को पैदा हो गई है कि अगर फौज अपने अंदर उसूलों और शफाफियत के साथ कार्रवाई कर सकती है तो फिर सियासी अशराफिया, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया भी इस मयार पर पूरा क्यों नहीं उतर सकते। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या यह फैसला तब्दीली का पेश ख़ैमा बन सकता है जो रियासती ताकत, इख्तियार और जवाबदेही के पूरे तवाज़ुन को असर नौ मुतय्यन कर सके। प्रोग्राम के पहले हिस्से में ये सज़ा और इसके असरात, इस पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप सभी के लिए हमारा सवाल। फैज़ हमीद 14 साल कैद बामुशक्कत सज़ा, तारीख़ी फ़ैसले के असरात क्या मुस्तक़बिल में पूरे रियासती निज़ाम में एहतसाब, ताकत और इख्तियार की नई तरतीब मुतय्यन करेंगे? ज़ैगम साहब। आयशा, ये एक ज़लज़ला है जिसके आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे और मेरे ख्याल में इसके बहुत बड़े असरात पड़ेंगे। जहाँ तक मिलिट्री की सेल्फ करेक्शन की बात है वो तो चलती रहती है। इसी वजह से इतनी एक ज़बरदस्त फ़ौज पाकिस्तान की है। बड़ी बड़ी सज़ाएँ भी मिलती रहती हैं, नौकरियों से भी निकाला गया है, सज़ाए मौत तक दी जाती है। लेकिन ये केस इस वजह से मुनफरद है कि पहली बार ISI के चीफ़ को गिरफ़्तार किया गया, इतने अरसे तक ट्रायल हुआ और फिर इतनी सख्त सज़ा दी गई और अभी भी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। अभी कुछ इल्ज़ामात बाकी हैं जिन पर आगे तफ्तीश हो रही है। आज के जो ऐलान है उससे ये ज़ाहिर होता है और फिर ट्रायल चल सकता है और सज़ा भी हो सकती है। तो इस लिहाज से बहुत मुनफरद है और एक ऐसे आदमी का है जिसका आपने बताया कि इस तरीके से वो अपना काम चला रहा था, अपने इदारे को चला रहा था कि जिस तरीके से वो रियासत के अंदर रियासत चला रहा हो। TLP के धरने का आपने कहा, ये खाली धरने की बात तो नहीं है ना। एक अजीबो गरीब किस्म की एक मजहबी नीम अस्करी तंजीम को ताकत बख्शी गई जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इमेज के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए, सियासत के लिए एक मुसीबत बन के रह गई। फिर ये भी आपने बताया, काबुल की तरफ इशारा गया कि फॉरेन पॉलिसी में भी एक मुदाखलत थी और फॉरेन पॉलिसी के डोमेन में भी कुछ नुकसानदेह बातें की गई। अब जो अगली बात है कि रियासत के जो मुलाजमीन होते हैं वो रियासत के मुलाजमीन होते हैं, वो हुकूमत के मुलाजमीन भी नहीं होते। उनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान की होती है। वो रियासत का स्टील फ्रेम होते हैं जिनकी वजह से रियासत आगे को चलती है। दुरुस्त। इस स्टील फ्रेम में एक साइड पर तो कम से कम मुकम्मल जंग आ चुका है
जो सिविलियन साइड है। सही। और आज की बात नहीं है, 1990 की दहाई में पाकिस्तान सिविल सर्विसेज का नाम रखा गया था इत्तेफाक सिविल सर्विसेज। इतनी पोलिटिसाइज ये उस वक्त हो चुकी थी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है और मामला खराब होता गया है। अगर आज का कोई लेसन है सबसे बड़ा, तो वो लेसन ये है कि अब सिविल सर्विसेज रिफॉर्म करनी होगी, भर्ती से लेकर कि जिसमें मेरिट बेस्ड भर्ती, तो चले फिर भी मेरिट बेस्ड होती है, लेकिन इस तरह मेरिट बेस्ड कि आपको जो स्पेशलाइज्ड सर्विस चाहिए उनकी मेरिट हो। इस वक्त जो तबाही आपकी आई हुई है, मिसाल के तौर पर बिजली के शोबे में जी, कि डीएमजी के बाबू जो हैं वो पाकिस्तान का इलेक्ट्रिसिटी जो चला रहे हैं, हर चीज चला रहे हैं, स्पेशलाइज्ड मेरिट बेस्ड और तरक्की मेरिट बेस्ड। और मुसीबत यह है कि जो भर्ती हो जाता है वो 20वें 22वें स्केल में जाता ही जाता है, चाहे कुछ भी ना करे, और बल्कि कुछ ना करे, खाली सियासत करे, तो फिर तो उसको जरूर तरक्की मिलती है। तो हमें वो सिविल सर्विसेज चाहिए जो मेरिट बेस्ड हों, जो शफाफ हों, जिनके अंदर अकाउंटेबिलिटी हो। तो एक तो अगर हमने करना है तो पूरी रियासत के फ्रेम को देखना होगा। ठीक हो गया। रियासत में सिर्फ फौज नहीं होती, दुरुस्त। उतना ही काम ये हमें करना होगा। इसके साथ जो है, आपने पूछा कि फौज की जो ताकत है, क्या उसको नए तरीके से तयन किया जाएगा। देखिए, फौज में तो ताकत की तकसीम मुकम्मल तौर पर मुतय्यन होती है, हायरार्किकल अदारा है, और साथ एक उसकी चेन ऑफ कमांड है, और इस केस में वाज़े तौर पर चेन ऑफ कमांड को जो है उसको तोड़ा गया, एक तरह की अनारकी बर्पा की गई। दुरुस्त हो गया। मेरे ख्याल में आगे इसके बहुत से रिपरकशंस, इसके असरात होने जा रहे हैं। शहजाद साहब, अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद फैज हमीद का इंतहाई मुतनाज़ किरदार आ रहा। क्या आज की सजा के बाद ये वाज़े हो गया कि DGISI भले ही कितना मजबूत क्यों ना हो, इदारियाती पॉलिसियों के अंदर ही उसको रहना है और अपना काम करना है? अच्छा देखें, एक तो आज की जो सज़ा है मेरे ख्याल में फैज़ हमीद साहब की, इसको तो हम एक साइड पे इसलिए रखें क्योंकि ये एक ऐसा अमल है जो हो गया, इसके पीछे वजूहात हैं, बड़ी साफ शफाफ वजूहात हैं, क्लियर। इसके ऊपर ट्रायल हुआ, 15 महीने तक 16 महीने तक चला, उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे और ये सज़ा मुतय्यन हो गई और दे दी गई। और जैसा ज़ैगम साहब ने कहा, ये कोई पहली सज़ा नहीं है, पाक अफवाज के अंदर इस तरह की सज़ाएं दी जाती रही हैं, और उनको इस हद तक कि फांसियां भी हो जाती हैं, हो चुकी हैं, लेकिन तशहीर नहीं की जाती। ये वाली ऐसी केस था जो कि सब पब्लिक के सामने था और इसकी बहुत तशहीर भी थी, इसलिए ये बहुत अहम होकर हमारे सामने आया, वरना ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है जो कि हुआ है। इसको तो फैज़ हमीद को मेरे हिसाब से आज हम साइड पे छोड़ देते हैं। सही। जो मेन चीज़ है वो ये है कि क्या DGISI की हद तक ये जो उसकी अपनी जिम्मेदारियां और फराइज़ मनसबी हैं, क्या हर DGISI उनसे कहीं ना कहीं पर तजावुज करता रहा है? और अगर करता रहा है, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी भी नहीं किया होगा, शायद वो ज्यादा देर रुके भी नहीं होंगे वो उस जगह के ऊपर, क्योंकि उनसे तवक्को की जाती है कि वो वो तजावुज करें अपनी जिम्मेदारियों से। एक हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फराइज़ मनसबी। फराइज़ मनसबी की एक लिस्ट होती है, जब आप उस दफ्तर में दाखिल होते हैं, आपको अपॉइंट किया जाता है, तो सबसे पहले वो आप लिस्ट पढ़ते हैं और कहते हैं ये मेरी जिम्मेदारियां हैं, ये मेरे फराइज़ मनसबी। इस मनसब के हिसाब से आप उन फराइज़ मनसबी के अंदर रहते हुए अपनी ड्यूटी दे सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि आप खुद से नहीं आते, आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लेके आता है, आपको आर्मी चीफ रेकमेंड करता है, एक पैनल भेजता है, तो ये सब इस लेवल के ऊपर ही फैसले होते हैं, फिर आपको वहां लगाया जाता है। फिर उसके बाद आपके फराइज़ मनसबी बड़े वाज़े हैं। अगर आपको किसी कोई ये रिक्वेस्ट करता है कि, या रिक्वेस्ट क्या करता है, डायरेक्ट करता है, क्योंकि बॉसेस आपके पास दो हैं, एक आर्मी चीफ होता है और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है। और असल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपका, जिसके आप एडवाइजर होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका एक सर्विसेज के साथ भी ताल्लुक होता है, क्योंकि आपने उनको भी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस मुहैया करनी होती है, तो उसका ताल्लुक दोनों तरफ है। मेरे ख्याल में इन जगहों पे जो लोग आते हैं उनको बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत मैच्योर, बहुत सोच समझ के ऐसे लोग होने चाहिए जो कि इस ताकत को जो कि उनको मिलती है इस क्लोज प्रॉक्सिमिटी के साथ। यानी देखिए, वजीर आजम जब चाहे आपको कॉल उठा के कर ले, आप जब चाहे वजीर आजम के पास चले जाएं, आपको आर्मी चीफ आपके बगैर हिल नहीं सकता, एयर चीफ आपके बगैर हिल नहीं सकता। इस किस्म की जो ताकत होती है, क्या वो आपका दिमाग खराब कर देती है, आपको एम्बिशियस बना देती है, आप अपना बैलेंस लूज कर जाते हैं, या उसके बावजूद आप बैलेंस में रहते हैं और अपने फराइज़ मनसबी की हद तक कहीं ना कहीं पे बहुत सारे लोग इसका शिकार हो जाते हैं कि वो अपने फराइज़ मनसबी से और उसकी ताकत जो होती है, दफ्तर की जो जिम्मेदारियां हैं, उससे बढ़ जाते हैं, और जब वो बढ़ते हैं तो मुश्किलात में घिर। अब उसके बाद डिपेंड करता है निज़ाम पे
کہ نظام ان کی پکڑ کرنا چاہتا ہے یا نہیں. نہیں ویری ویل. اگر کرنا چاہے تو میرے خیال میں تقریباً ہر ڈی جی ایس آئی کی پکڑ ہو سکتی ہے. کچھ تو ایسے بھی تھے جن نے سپریم کورٹ میں جا کے یہ دی اپنی شہادت دی. انہوں نے کہا جی کہ ہم سے وہ کام کرایا گیا جو کہ ہمارے فرائض منصبی میں نہیں تھا اور میں اس کی آپ کو گواہی پیش کرتا ہوں, میں خود کرنے والوں میں تھا. آج تک وہ جو مقدمہ ہے سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. تو ایسے ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس سے بہت زیادہ جو ہوا فیض حمید کی حد تک وہ شاید ٹھیک ہی ہوگا. میں ان کی ذات پہ بات اس لیے نہیں کروں گا, میں بہت کچھ جانتا ہوں, لیکن میں بات اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ ایک ذات ہے. اس ذات کا مقصد ہمیں اس کو ڈسکس کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو اس کے فرائض تھے اور جو آج کا کیس ہے اس کے حساب سے اب پاکستان کے باقی جو آگے معاملات ہیں یا ڈی جی آئی ایس اے کی جو پوزیشن ہے وہ کس طریقے سے پاکستان کے لیے بہتری کی طرف لے کے جائی جا سکتی ہے. میرا خیال ہے ذمہ داری اور کلیئرٹی ہر ایک کے پاس ہے. بالکل صحیح ہے. اس کو نبھانا ان کی ذمہ داری ہے.